रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 26 लेक्चर नंबर 31 और हमारा आज का टॉपिक है ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिफरेंट इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हम एक और इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, वो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में ये पाए जाते हैं गिलगित में, कश्मीर में, वज़ीरिस्तान, लोअर चित्राल एंड नॉर्थ कलात में। और अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करते हैं तो ये यूरेशियन कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स। यूरेशियन कॉन्टिनेंट्स हमें पता है कि एशिया प्लस यूरोप को हम बोलते हैं। अब ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स हमारे पास दो तरह के आ जाते हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स को फर्दर हम दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक वो ग्रासलैंड सिस्टम जो टेम्परेट क्लाइमेट में पाए जाते हैं। टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि जो टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट था वहाँ का क्लाइमेट कैसा था, बहुत ही कोल्ड इन्वायरमेंट था। तो इसी तरह से जो टेम्परेट इन्वायरमेंट होता है, टेम्परेट क्लाइमेट होता है, वो एक कोल्ड इन्वायरमेंट है, कोल्ड क्लाइमेट है। तो वो वाले ग्रासलैंड जो कोल्ड क्लाइमेट में या टेम्परेट क्लाइमेट में पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं प्रेरीज़। प्रेरीज़ जो है इसमें वुडी प्लांट्स नहीं होते, ठीक है। दीज ग्रासलैंड्स डू नॉट हैव वुडी प्लांट्स सो दे आर नोन एज प्रेरीज़। वो वाले ग्रासलैंड्स जो टेम्परेट इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं वहाँ पे जो वुडी प्लांट्स हैं वो नहीं होते। ऐसे प्लांट जिसमें वुड प्रोड्यूस होती है वो नहीं होते, बल्कि हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं यहाँ पे। तो प्रेरीज़ जो हैं ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं दुनिया में? नॉर्थ अमेरिका में, पैम्पस ऑफ अर्जेंटीना में। तो यहाँ पे जो है वो प्रेरीज़ वो पाए जाते हैं। इसी तरह से वो वाले ग्रासलैंड जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है वो कंपैरेटिवली हॉट क्लाइमेट है। यहाँ पे जो समर सीज़न है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड सीज़न, ठीक है। तो वो वाले ग्रासलैंड जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाए जाते हैं और यहाँ पे वुडी ट्रीज़ होते हैं, इनको हम बोलते हैं सवाना। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स कितनी टाइप्स के हो गए? दो टाइप्स के, प्रेरीज़ एंड सवानास, और दोनों में डिफरेंस का भी हमें पता चल गया। अब हम कुछ करैक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। रेनफॉल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एनुअल रेनफॉल जो है वो 250 to 750 मिलीलीटर है, जो कि काफ़ी कम है। यहाँ पे कहता है सीवियर ड्रॉट्स जो हैं वो का सीज़न पाया जाता है। ड्रॉट्स हम बोलते हैं खुश्क साली वाला जो मौसम होता है, जहाँ पे काफ़ी अरसे तक बारिशें नहीं होती, खुश्की रहती है, ठीक है। तो इन इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में काफ़ी अरसे तक बारिशें नहीं होती, इसीलिए हम कहते हैं द ग्रासलैंड्स यूजुअली फेस सीवियर ड्रॉट्स। और एनुअल रेनफॉल जो है वो 250 to 750 ml है। वो ग्रासलैंड जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाए जाते हैं वहाँ पे रेनफॉल जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है और वो 1500 मिलीमीटर तक हो सकता है, जिसको हम 16 इंचज़ भी बोलते हैं, ठीक है। मिलीमीटर में हम या मिलीलीटर में मेजर करते हैं रेनफॉल को। अब वो वाले ग्रासलैंड्स जहाँ पे एनुअल जो ग्रासलैंड्स हैं, यहाँ पे कहता है कि जो एनुअल रेनफॉल होता है ना वो एक डेज़र्ट और एक फॉरेस्ट के दरमियान में होता है। मतलब क्या है इस बात का कि हमें पता है कि डेज़र्ट्स में तो रेनफॉल बहुत ही कम होता है और फॉरेस्ट में रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो ग्रासलैंड में जो रेनफॉल है वो ऑलमोस्ट बिटवीन है अ फॉरेस्ट एंड अ डेज़र्ट, यानी डेज़र्ट से ज़्यादा, फॉरेस्ट से कम। तो इस तरह से जो ग्रासलैंड्स हैं वहाँ पे जो रेनफॉल है, हमने कहा फॉरेस्ट और डेजर्ट के मिडवे है। ग्रासलैंड्स में कहता है कंटिन्यूअस कवर ऑफ ग्रास होता है और यहाँ पे ऑलमोस्ट नो ट्रीज़। मतलब यहाँ पे कंटिन्यूअस कवर यानी कि जो ग्रासेस हैं उनका कवर ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होता है और यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं, वुडी ट्रीज़ हैं, वो नहीं होते एक्सेप्ट अलॉन्ग द रिवर। सिर्फ जो रिवर्स हैं उनके साथ साथ कुछ ट्रीज़ पाए जाते हैं, अदरवाइज़ ग्रासलैंड्स में जो ट्रीज़ वगैरह हैं वो
नहीं होते या बहुत कम होते हैं। इसी तरह से कहता है कि जो ग्रासेस हैं और ट्रीज़ हैं इनके दरमियान में कंपटीशन होता है, और वाटर एंड फायर जो है ये फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे जो ग्रासेस एंड ट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ compete करते हैं। मतलब ग्रासेस और ट्रीज़ दोनों की कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को अवेल करना। तो वाटर जो है वो कंपटीशन के तौर पे एक्ट करता है ग्रासेस और ट्रीज़ के दरमियान में। इसी तरह से जो फायर है, हमें पता है कि अक्सर जंगलात में हम सुनते हैं न्यूज़ में कि आग लग जाती है। तो आग लगने की वजह से वो जो जितने एरिया में फ़ायर जो है वो होती है, वो वहाँ पे जो जंगलात हैं, वो जो दरख्त हैं, वो सारे के सारे तबाह हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें पता है कि ट्रीज़ जो हैं उनको रीग्रो करने में काफ़ी टाइम रिक्वायर्ड होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रासेस तो उनका जो ग्रो करने का टाइम पीरियड है वो काफ़ी कम होता है, लेकिन जो ट्रीज़ हैं उनको ग्रो करने में काफ़ी सालों तक का टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है। तो फायर के केस में ग्रासेस तो फ़ौरन रिकवर कर लेती हैं, लेकिन जो ट्रीज़ हैं वो जल्दी ग्रो नहीं कर पाते। तो वाटर और फायर जो है वो बेसिकली कंपटीशन है ग्रासेस और ट्रीज़ के दरमियान में। प्लांट लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहता है जो डोमिनेंट स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की, उसमें आ जाती हैं ग्रामीनॉइड्स फैमिलीज़। हमने अगर पढ़ी हों फर्स्ट ईयर में तो ग्रामीनॉइड्स या ग्रामीनॉइडी जो फैमिली है उसमें ग्रासेस आ जाती हैं या ग्रास लाइक प्लांट्स आ जाते हैं। तो जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है यहाँ पे भी जो डोमिनेंट स्पीशीज़ हैं वो ग्रामीनॉइडी या ग्रामीनॉइड्स हैं। इसी तरह यहाँ पे कुछ फॉर्ब्स की स्पीशीज़ भी आ जाती हैं। फॉर्ब्स हम बोलते हैं हर्बेशियस प्लांट्स को, ऐसे प्लांट जो वुडी नहीं होते बल्कि उनका स्टेम जो है वो सॉफ्ट हर्बेशियस होता है। तो फॉर्ब्स जो हैं बेसिकली हम हर्बेशियस प्लांट्स को बोलते हैं, जिसमें कंपोजिट्स आ जाते हैं। कंपोजिट जो हैं ये फ्लावरिंग प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं, ऐसे फ्लावरिंग प्लांट जो हर्बेशियस होते हैं। तो कंपोजिट जो हैं ये डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं। इसी तरह से लेग्यूम्स हैं जिसमें पीज़ एंड बीन्स वगैरह आ जाते हैं, और बहुत सारे हर्बेशियस प्लांट स्पीशीज़ जो हैं वो कहता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पाई जाती हैं। अब ग्रासलैंड इकोसिस्टम की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम लेयरिंग बोलते हैं। लेयरिंग मतलब जैसे हमें नाम से पता चल रहा है कि किसी चीज़ का लेयर्स की फॉर्म में होना। तो ग्रासलैंड जो हैं इनमें जो ग्रासेस हैं उनकी लेयर्स पाई जाती हैं। कुछ ग्रासेस ऐसी होती हैं जो शॉर्ट लेंथ की होती हैं, कुछ ग्रासेस ऐसी होती हैं जो बहुत टॉल होती हैं जिनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, और कुछ ग्रासेस जो हैं वो मिडल में होती हैं, उनकी हाइट जो है वो दरमियानी होती है। तो इस तरह से लेयर्स की फॉर्म में ग्रासेस प्रेजेंट होती हैं। जो टॉल ग्रासेस होती हैं उनमें आ जाते हैं एंड्रोपोगन एंड पेनिकम, ये जो है ये फर्स्ट लेयर बनाती हैं। इसी तरह से जो मिड हाई ग्रासेस है उसमें स्टीपा आ जाता है, स्पोरोबोलस आ जाता है, और रिजोप्सिस आ जाता है। ये जो है ये सेकंड लेयर बनाती हैं। और अगर हम थर्ड लेयर की बात करें जिसमें शॉर्ट ग्रासेस आ जाती हैं, उसमें आ जाती हैं फॉर्ब्स वगैरह। इसी तरह से वारफेयर ग्रासेस, वारफेयर स्पीशीज़ हैं जिसमें पुआ एंड ब्रोमस आ जाती हैं। इसी तरह मोसिस एंड लाइकन जो हैं ये सबसे स्मॉल या फिर थर्ड वाली लेयर बनाते हैं। तो इसी तरह से लेयर्स की फॉर्म में ग्रासेस जो हैं वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, किसी भी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि वहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी प्रोडक्शन कितनी है। प्रोड्यूसर्स हमें पता है क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसर जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसके रिज़ल्ट में ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और वो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है। तो किसी भी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि वहाँ पे कितनी केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, यानी वहाँ के प्लांट जो हैं वो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करके उसको लाइट की प्रेजेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं ग्लूकोज में। मतलब सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम में फोटोसिंथेसिस कितनी हो रही है। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम की अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो कहता है जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं वहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्शन कितनी है, 700 to 1500 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर। ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर में हम मेजर करते हैं केमिकल एनर्जी को। तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स में प्राइमरी प्रोडक्शन कितनी है वो हमने पढ़ा। अब हम अगर बात करें सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, तो वहाँ पे जो प्राइमरी प्रोडक्शन है वो 4000 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर आ जाती है। सब ह्यूमिड जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है, सब ह्यूमिड एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, ड्राई इन्वायरमेंट है। यहाँ पे जो वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी काफ़ी कम होती है। तो यहाँ पे जो
और टेम्परेट, हमें पता है टेम्परेट इन्वायरमेंट ऐसा है जो बहुत ही कोल्ड इन्वायरमेंट है। तो हमें पता है जो कोल्ड इन्वायरमेंट होता है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं होता, इसीलिए कम जो प्रोडक्शन है वो टेम्परेट ग्रासलैंड्स में होती है, 700 to 1500 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर। और जो सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, ऐसे ग्रासलैंड जो जहाँ पे ड्राई सीज़न होता है, वाटर की थोड़ी शॉर्टेज होती है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली टेम्परेट ग्रासलैंड्स के कंपैरिजन में यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है, 4000 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर्स। इसी तरह से जो एनुअल ग्रासलैंड्स होते हैं, एनुअल ग्रासलैंड्स ऐसे ग्रासलैंड्स हैं जहाँ पे ऐसी प्लांट स्पीशीज़ पाई जाती हैं जो एनुअल प्लांट स्पीशीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं। एनुअल प्लांट स्पीशीज़ हम ऐसी स्पीशीज़ को बोलते हैं जो सिर्फ एक ही सीज़न में अपना वो जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट कर लेती हैं। जैसे हमें पता है हम चावल की फसल बोते हैं या गंदम की, तो वो एक ही सीज़न में हम उसके बीज बोते हैं और सीज़न के एंड पे हम उसका जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है और हम उसको काट लेते हैं। तो ये जो है जिसमें चावल आ गए, गंदम आ गए, और भी बहुत सारी प्लांट स्पीशीज़ आ जाती हैं, ये एनुअल प्लांट स्पीशीज़ हैं, यानी ये एक ही सीज़न के अंदर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती हैं। जबकि ट्रीज़ के केस में हमें पता है ऐसा नहीं होता। क्या ट्रीज़ एक ही सीज़न में ग्रो करने के बाद जो है हम उसको काट देते हैं और उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है? नहीं, ट्रीज़ जो हैं उनका लाइफ साइकिल बहुत सालों तक चलता है। तो ये जो एनुअल प्लांट स्पीशीज़ हैं, ये जिन ग्रासलैंड में पाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं एनुअल ग्रासलैंड्स। यहाँ पे कहता है 5 to 10% जो प्रोडक्शन होती है, मतलब टोटल यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है, प्राइमरी प्रोडक्शन हो रही है, उसका 5 to 10% जो है वो ग्रेजिंग एनिमल्स कंज्यूम कर लेते हैं। इसी तरह से जो स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स हैं जिसमें रूडेंट्स एंड बर्ड्स वगैरह आ जाते हैं, वो भी कहता है ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ही कंज्यूम करते हैं, यानी कि 5 to 10% वो कंज्यूम कर लेते हैं। ह्यूमन इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है कहता है कि इसको क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यानी फसलें उगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और लाइव स्टॉक मैनेजमेंट के लिए, यानी हमें पता है कि जो लाइव स्टॉक हम बोलते हैं, जो भैंसें वगैरह अक्सर लोगों ने रखी होती हैं, तो उनका जो चारा है उसके लिए हम ग्रासलैंड्स को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस दुनिया में जितने भी ग्रासलैंड्स प्रेजेंट हैं, कहता है कि उसका बहुत ही स्मॉल पोर्शन जो है वो आज तक कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किया है ह्यूमंस ने। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ की जो सॉइल कंडीशन है वो एसिडिक होती है। इनका जो क्लाइमेट है वो एसिडिक क्लाइमेट है, और यहाँ पे सॉइल इरोजन और सैलिनिटी पाई जाती है। सैलिनिटी में हम कहते हैं ऐसी सॉइल जहाँ में बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स वगैरह पाए जाते हैं, जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए या फिर क्रॉप्स कल्टीवेशन के लिए यूज़फुल नहीं होते, या फिर उसके लिए ज़्यादा साजगार नहीं होते। और यहाँ पे सॉइल इरोजन भी होती है। सॉइल इरोजन हमें पता है कि पानी की वजह से ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा या जो ऊपर वाली लेयर है सॉइल की वो बह जाना, उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन की वजह से जो सॉइल है उसकी क्वालिटी बहुत ही इफ़ेक्ट होती है। जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वगैरह पाए जाते हैं, तो अगर वो लेयर ही जो है वो पानी के साथ बह जाएगी तो वो जो सॉइल है वो बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाती है, यानी बंजर ज़मीन में कन्वर्ट हो जाती है, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होती। तो सॉइल इरोजन एंड सैलिनिटी की वजह से सॉइल जो है ग्रासलैंड्स की वो ज़्यादा सूटेबल नहीं है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा यहाँ की जो क्लाइमेट है वो एसिडिक है। इसी तरह कहता है कि जो ग्रेजिंग है उसके लिए ग्रासलैंड्स यूज़ होते हैं, और अगर जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं वो ओवर ग्रेजिंग करें तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हर्बेज कवर है, हर्बेज हम बोलते हैं, जो ग्रासेस का कवर है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आती है, जो ग्रास है उसकी प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होती है। तो सॉइल इरोजन जो हमने बात की तो वो बेसिकली किसकी वजह से हो रही है? ओवर ग्रेजिंग की वजह से। जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रासेस को कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से उस एरिया में ग्रासेस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर वहाँ पर सॉइल इरोजन होती है। सॉइल इरोजन की वजह से ही बहुत सारे जो ग्रासलैंड्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिज़र्टिफिकेशन, और ये किसकी वजह से हो रही है? ओवर ग्रेजिंग की वजह से।